बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सवाल नंबर 9 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें करना ये है, सबसे पहले लिखा है x बिलोंग्स टू z। बेटा z होता क्या है? z होता है पूर्णांक। z क्या होता है? पूर्णांक, जिसको इंटीजर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये लिखा है कोई समुच्चय जब दिया जाता है तो किस रूप में दिया बेटा? ये समुच्चय निर्माण में। तो पहले हम इसको तालिका विधि में रख लें और इधर r में पहला रिलेशन दिया है, वो लिखा है इसमें कि a, b such that मॉडुलस ऑफ a माइनस b, हाँ 4 का एक गुणज है। बच्चों गुणज का मतलब क्या होता है? पहले तो आपको बता दें कि जो हमें सेट दिया है, हमने आपसे कहा था कि संबंध कभी भी हमें सिद्ध करना हो, स्वतंत्र हो चाहे सममिति हो चाहे संक्रमक हो, पहले हम ये देखते हैं कि समुच्चय है क्या। तो बच्चों जो सेट दिया है वो किसका है? z। अब z तो इंटीजर्स होते हैं यानी पूर्णांक होते हैं, और पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी संख्याएं आती हैं वो कहलाते हैं पूर्णांक। तो बच्चों यहाँ पर पूर्णांकों की लिमिट दी गई है। जब लिमिट दी जाती है तो हम उसे तालिका विधि में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे बेटा? a बराबर जब हम सेट को लिखेंगे तो आपको पता है 0 से स्टार्ट करना है, और 0 भी पूर्णांक होता है। पूर्णांक के बारे में आपको पता होगा, जैसे 0 इधर साइड क्या होते हैं? ऋणात्मक नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं बच्चों, और इस तरफ क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो इंटीजर्स तो बहुत सारे होते हैं इनफाइनाइट तक, इधर माइनस इनफाइनाइट तक, लेकिन यहाँ पर जब कंडीशन दी गई है तो इसको पहले हम तालिका विधि में बदल दें। तो बच्चों क्योंकि हमें बहुत छोटे से संख्या है कि 0 से बदलेना है, और कहाँ तक? 12 तक। तो बच्चों 0 से ट्रांसफर के नंबर लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। बच्चों 12 को इंक्लूड क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है यहाँ इक्वल का साइन सिंबल है, 0 से बड़ा बराबर है और किससे छोटा है? 12, और बराबर भी है उससे, ठीक है। तो बच्चों क्या आपको ये सेट समझ में आ गया? तो पहली कंडीशन संबंध पहला ये दिया है, इसके लिए बेटा हमें ये देखना है स्वतुल्यता की जांच करें। तो पहले स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था कभी भी स्वतुल्य संबंध चेक करना हो और संख्याएं दी जाए तो संख्याओं से देखते हैं, साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इसमें a स्वतुल्य का मतलब सेल्फ में कंपेयर कराना। सच दैट बच्चों यहाँ रिलेशन में हम रखते हैं b की जगह भी हमें क्या लिखना है? a। जरा देखिए बच्चों इसमें क्या आएगा? मॉड a माइनस a। बच्चों a माइनस a का मतलब क्या होता है? 0। क्या 0 4 का गुणज है? ये नहीं, कौन कह रहा है? अरे भाई 4 का भाग 0 में करो, 0 ही तो आएगा। 0 एक ऐसी संख्या है, वो सभी संख्याओं का गुणज कह सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर ये क्या है? स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है? है, ठीक है ना। फिर बात आती है किसकी? बताइए, सममिति। सममिति संबंध में क्या होता है? क्या होता है बेटा? ARB। बच्चों ARB, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें लिखने का प्रोसेस समझ में नहीं आया अभी तक, तो हमने आपसे कहा है कि जो कंडीशन दी जाए पहले वो पूरा नोट कर दो। इसमें लिखा है ARB, बेटा क्या लिखा है? पूरा लिख दो इसको। क्या लिखा है? a, b, बोलो, such that mod of a minus b किसका गुणज है? 4 का। ऐसे लिखना आ गया आप लोगों को। फिर हम क्या करते हैं सममिति में, आपको पता है जब ARB लिखते हैं तो BRA भी लिखते हैं। तो BRA क्या होगा बताइए? यहाँ एरो भी लगा सकते हो ऐसे, ठीक है। क्या होगा बेटा? B, A such that b minus a, ये भी किसका गुणज आ जाएगा? 4। होगा कि नहीं होगा बताइए? अरे भाई 8 में से 4 घटाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने इसमें से 8 और 4 लिया, जरा ध्यान दीजिए। 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। तो 4 में से 8 घटाएंगे माइनस का 4, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो कितना इसका हो जाएगा? प्लस का। तो इससे क्या सिद्ध हो गया? ये समीकरण 1 हो गया, वही समीकरण नंबर 2 हो गया बच्चों। इससे ये सिद्ध हो गया दिया गया संबंध सममिति है। क्या समझ में आया आप लोगों को? फिर तीसरी वाली बात आती है संक्रमण, ट्रांसिटिव रिलेशन। संक्रमक संबंध के लिए बच्चों
हमने आपसे कहा था स्टार्टिंग करना ए आर बी, तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। ए आर बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी किससे किसका गुणज है, 4। ये कौन सा समीकरण हो गया, फर्स्ट। फिर बेटा हम मान लेते, पहला समीकरण जो दिया गया वो लेते हैं, दूसरा हम लोग मानते हैं, माना बोलो बी आर सी, इसका मतलब क्या होगा बेटा, बी माइनस सी किसका गुणज है, 4। समीकरण नंबर 2। अब बच्चों क्या आना चाहिए समीकरण 1 और 2 से रिजल्ट, ए आर सी ये आना चाहिए कि ए माइनस सी 4 का गुणज है। अब जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि सर हमें पता कैसे चला कि ये 4 का गुणज है या नहीं, उसके लिए आपको इनमें से सिलेक्ट करना है संख्याएं, ठीक है। तो बच्चों अब प्रश्न ये उठता है कौन सी संख्याएं ले ले, तो हम कोई भी संख्या ले ले, इस तरह से लेंगे कि ए आर बी मतलब a माइनस बी करें तो किसका गुणा जाता है, 4 का। तो बच्चों मान लीजिए 0 से स्टार्ट करते हैं, अब 0 के साथ केशव ऐसे कौन सी संख्या लो जो 4 जिसको घटा दो 4 का गुणा जा जाए, मतलब 4 के पहाड़े से कट जाए, गुणज का मतलब जानते हैं आप लोग कि 4 के पहाड़े से वो कट जाए, ऐसे कौन सी संख्या घटाए यहाँ, 0। हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो पहला अवयव हमने 0 ले लिया, दूसरा अवयव क्या लेना पड़ेगा, 4, और तीसरा अवयव क्या लेना पड़ेगा, 8। अगर इसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजिटिव दिखाना चाहें, समझिए ध्यान से, तो हमने क्या किया, ए को ले लिया 4 0 और बी को ले लिया बेटा 4 और सी को ले लिया 8। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर यही क्यों लिया है, बच्चों हमें 4 का गुणज दिखाना है। अब देखिए मान लीजिए आपके दिमाग में आ जाए प्रज्ञा कि हम 1 से नहीं 0 नहीं लेना चाहते, हम 1 को लेना चाहते हैं, तो 1 के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, 5 का। क्यों, क्योंकि 4 का, वेरी गुड, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि 4 का गुणज होना चाहिए। तो बच्चों 1 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4। नहीं समझ में आया, ऐसे ही बेटा अगर 1 लेंगे तो 1 1,5 और 5,9, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चों आप किसी भी संख्या को रख लीजिए, मान लीजिए इसको रखा आपने, 4 का गुणज है घटाने पर, 4 में से 8 घटाइए 4 का गुणज है, और 0 में से 8 घटाइए 8 आया, किसका गुणज है, 4। अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। क्या समझ में आया कि नहीं आपको, लिखने का प्रोसेस आ गया। अगर लिखने का प्रोसेस आ गया तो आप लोग सेकंड पार्ट भी कर लोगे। देखो कैसे बच्चों, मैंने कल एक कंडीशन आपको बताई थी कि इक्वल लिखा हो, इक्वल का मतलब बराबर, कांग्रुएंस हो, सर्वांगसम हो, या फिर क्या हो, पैरेलल समांतर भी हो, और समरूप भी आएगा अभी आगे चल के। तो बच्चों ये सभी संबंध जो होते हैं हमेशा तुल्यता संबंध होते हैं। आप देखिए कैसे करोगे इसको, समझ लो, यही से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप सतुल्य डालना है हेडिंग, तो क्या लिखोगे, ए आर ए, बोलो बच्चों, ए कॉमा बी, अब बी की जगह ए लिखना है, ए कॉमा ए सच दैट ए बराबर ए। तो बताइए ए बराबर ए हो सकता है, भाई 0,0 ले लो, 1,1 ले लो, 2,2 सभी अवयव आ जाएंगे इसमें, तो दिया गया संबंध स्वतंत्र होगा। सममिति में बेटा ए आर बी को ए लिख देना, ए बराबर बी, और बी आर ए को क्या लिखना, बी बराबर ए। समीकरण 1 और 2 से क्लियर हो गया कि ए आर बी बराबर बी आर ए, तो सममिति हो जाएगा। फिर बात आती है संक्रमक की। संक्रमक कैसे शो करोगे बेटा, ए आर बी ए बराबर बी, ये तो दिया है समीकरण 1। मान लेंगे, माना बी आर सी, बी आर सी का मतलब क्या हो जाएगा, बी बराबर सी। समीकरण नंबर 2। देखिए बच्चों संक्रमक संबंध को थोड़ा ऐसे भी सॉल्व करना सीखो। पहले समीकरण में ए बराबर बी हो जाएगा, दूसरे समीकरण को हम मान लेंगे बी बराबर सी। अब समीकरण 1 और 2 से क्या रिजल्ट निकल सकता है बताइए, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, तो ये मान रख दोगे इसमें ए बराबर सी। अतः दिया गया संबंध संक्रमक है। समझ में आया कि नहीं? जब तीनों है तो ये तुल्यता संबंध होगा कि नहीं होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। बच्चों सवाल नंबर 10वां है, उसमें ये लिखा है, और कुछ बच्चों में ये प्रॉब्लम हो रही है कि सर इसमें एग्जाम्पल हम लोग कैसे बनाएंगे, किस तरह से क्या दिखाएंगे। तो हमने आपसे कहा ना कि आप लोग क्या करना है, कोई एक सेट ले लीजिए और इसी सेट से आप सभी एग्जाम्पल दे सकते हैं। कैसे, देखिए बच्चों जैसा कि फर्स्ट पार्ट में लिखा है, कौन सा संबंध हो, सममिति होना चाहिए, है ना, और क्या ना हो, सतुल्य और संक्रमक ना हो। देखिए तो बच्चों सममिति हो
लेकिन स्वतुल्य और संक्रमक ना हो। देखिए बच्चों, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक हमने सेट ले लिया 1 2 3। आप अपने मन से कोई भी सेट ले सकते, जरूर नहीं यही सेट लेना है। मैं जरा रिलेशन लिख रहा हूँ, रिलेशन आप लोग बताइए कौन सा संबंध है। चलिए बच्चों, मैंने एक सेट लिया था 1 2 3, तो मैंने अपने मन से ही यहाँ पर रिलेशन एक बना दिया 1 2 2 1 3 1 3 3 1। अब आप बताइए क्या ये संबंध स्वतुल्य है? नहीं। क्यों नहीं है? स्वतुल्यता की कंडीशन होती है 1 1 होना चाहिए था बेटा, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो क्या ये स्वतुल्य है? नहीं। अब बात आती है संक्रमक की। संक्रमक है क्या? नहीं है, क्योंकि 1 2 है, 2 1 भी है, लेकिन 1 1 नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आता है ये संबंध कैसा संबंध है? हाँ, कौन सा है? स्वतुल्य सम्मिति है, लेकिन स्वतुल्य संक्रमण नहीं है। अब प्रश्न है कि मान लीजिए ज्योति का मन हुआ कि सर ये बताइए ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें स्वतुल्य हो लेकिन सम्मिति संक्रमक ना हो। चलिए कैसा हो बेटा? स्वतुल्य हो। मान लो हमें ये लिखना है, तो हम बच्चों इसी सेट से आप एग्जांपल दे सकते हो। स्वतुल्य के लिए तो आपको पता होगा, पहला काम तो ये सेल्फ में तो होना ही चाहिए बेटा। नहीं समझ में आया? तो ये स्वतुल्य हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए स्वतुल्य हो जाएगा, फिर ये संक्रमक भी हो जाएगा। ऐसा होता है कि जब सेल्फ में, तो इसके लिए हमने क्या बताया, सिर्फ हमें ये एग्जांपल देना है। मान लो ये सेकंड पार्ट नहीं, मैं अपने मन से बता रहा हूँ कि आपको ऐसा एग्जांपल देना हो जिसमें स्वतुल्य हो लेकिन सम्मिति और संक्रमक ना हो। तो बच्चों हमने मान लीजिए यहाँ पर एक एलिमेंट्स और बढ़ा दिया हमने 2 3 2 1 ले लिया, तो ये संक्रमक हो जाएगा। तो बच्चों ऐसा एग्जांपल है जो स्वतुल्य हो और संक्रमक हो, लेकिन कौन सा ना हो? सम्मिति ना हो। तो देखिए जरा 1 1 2 2 3 3 और यहाँ लिख दिया 2 1। तो बच्चों आप देख रहे होंगे क्या ये स्वतुल्य है और सम्मिति है? नहीं है। तो बच्चों ये एग्जांपल किसका हो गया? स्वतुल्य है, संक्रमक है, किंतु सम्मिति नहीं। क्या आप लिख सकते हैं इस तरह से? ऐसे ही बेटा 10वें के सभी पार्ट आप लोग कर लीजिएगा, जो ना आए वो हमसे पूछिए, ठीक। और अपने मन से एग्जांपल देकर, जरूरी नहीं कि आप बुक से ही देखिए ये एग्जांपल। और कुछ सवाल आप स्टार्टिंग में लगा के आए हो। इसी एक्सरसाइज में कुछ सवाल ऐसे भी है जिसमें दिया गया है कि ये सिद्ध करो सम्मिति है, ये नहीं है, तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। 11वें सवाल पे आ जाइए बच्चों। 11वां सवाल इतना बड़ा दिखने में लग रहा है, बहुत सरल। देखिए मैं समझा देता हूं आप लोगों को। उसमें लिखा है सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय। देखिए बच्चों आप लोगों को हमेशा याद रखना है, कोई भी सवाल कितनी भी बड़ी लैंग्वेज लिखी हो, बस आपको ये देखना है कि इसमें संबंध क्या है और समुच्चय क्या है। तो समुच्चय किसका है? समतल में स्थित बिंदुओं का। अब ये मान लीजिए प्लेन है बच्चों, इसमें बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, पी क्यू आर एबीसी कई बिंदु मान लेते हैं। तो ये समुच्चय किसका है? समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, ठीक है। अब रिलेशन क्या है इसमें? देखो r बराबर क्या दिया है बच्चों? r बराबर लिखा है p, q सच दैट बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु से दूरी समान है। अब देखो बच्चों एक शब्द आया लास्ट में, समान है। कौन सा शब्द आया? समान है। बस आप समान शब्द से ही आपको समझ में आ गया होगा कि दिया गया संबंध कैसा संबंध होगा? तुल्यता संबंध। क्यों तुल्यता संबंध होगा? क्योंकि बच्चों हम मान लेते हैं वो मूल बिंदु O है। क्या है? O। एक बिंदु बेटा P यहाँ पर है, ये OP हो गया। एक बिंदु Q यहाँ पर है, OP हो गया। अब देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ आप लोगों को, OP बराबर OQ दिया है। O क्या है? मूल बिंदु। O क्या है? मूल बिंदु। तो इसको हमने OP को मान लिया A और इसको मान लिया बेटा हमने B। अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो a, b such that a बराबर b। समान का मतलब बराबर होता है। समान का मतलब क्या होता है? बराबर। तो क्या बच्चों आप लोग लैंग्वेज नहीं लिख पाओगे? क्या लिखोगे आप? स्वतुल्य में दिखाना है तो क्या लिखोगे बेटा? a, बोलो
ए बराबर ए। इसका मतलब पी बिंदु से पी बिंदु की दूरी कैसी है? समान। स्वतुल्य मतलब क्रम में तुलना करानी पड़ती। ए बिंदु क्या है? ए दूरी कितनी किसकी है? मूल बिंदु से पी की। और बी क्या है बच्चों? दोनों की दूरियां कैसी हैं? समान। तो क्या आप लैंग्वेज में लिख लोगे? लिख लोगे? ठीक। और इसके बाद क्या लिखा है? ये तो हो गया तुल्यता संबंध तक आ गया आपका। उसके बाद लिखा है पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल टू 0 0 संबंधित बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या हो? मूल बिंदु। तो बच्चों ऐसा है जैसे ये है, यहां से ये दूरियां समान है, तो अगर आप वृत्त खींचेंगे तो बच्चों ये वृत्त रिलीज होगा तो जाएगा। अगर हम इसका मूल बिंदु को हम मान के करेंगे दूरियां समान है, कोई वृत्त होता है उसकी त्रिज्या कैसी होती है? समान होती है बेटा। तो इसका केंद्र क्या होगा? 0, तो यही उसमें लिखना है लैंग्वेज में कि अगर दूरियां समान है किसी बिंदु से तो मूल बिंदु से उसका क्या होगा? केंद्र होगा। किसका केंद्र होगा? वृत्त का। तो इसमें सिर्फ लैंग्वेज लिखना है लास्ट। ठीक है, चलो 12वां सवाल देखिए बेटा। सिद्ध कीजिए समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में R बराबर दिया है T1 T2 के समरूप है। तो बच्चों इसमें संबंध क्या है बताइए? समरूप संबंध क्या है? अरे भाई T1 और T2 ये दिया गया है, दो त्रिभुज है और इनमें क्या है? T1 त्रिभुज यानी ट्रायंगल फर्स्ट। T1 का मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल फर्स्ट। समरूप का कंडीशन ये साइन होता है यानी पहला त्रिभुज है दूसरे के समरूप है। और समरूपता में आपको पता होगा तुल्यता संबंध होता है। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हमने ये बना दिया ABC, ये कौन सा त्रिभुज है? T1 पहला त्रिभुज। और दूसरा त्रिभुज बना दिया बेटा हमने PQR, ये कौन सा त्रिभुज है? T2। इसमें ये दोनों कैसे आपस में दिए गए संबंध में? समरूप दिए गए। तो अब आप क्या लिखोगे? स्वतुल्यता में पहले लिखोगे तो कैसे लिखोगे? T1 बोलो T1। इसका मतलब हो गया पहला त्रिभुज है वो आप अपने सेल्फ में समरूप होता है। जैसे आप है, आप अपना चित्र स्वयं देखिए, अपने आप में समरूप होंगे कि नहीं होंगे? आप शीशे में अपनी परछाई देखिए, समान देखेंगे आप? कोई भी त्रिभुज अपने आप में समरूप होता है। तो ये कैसा संबंध हो गया बेटा? स्वतुल्य हो गया। फिर सममिति में क्या करेंगे बच्चों? T1 समरूप है T2, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर T2 समरूप T1, समीकरण नंबर क्या हो गया? सेकंड। तो बच्चों सममिति हो गया संबंध कि पहला त्रिभुज इसके समरूप है और दूसरा त्रिभुज इसके समरूप है। तो ये सिद्ध हो गया कि सममिति। बताइए संक्रमक में क्या करते हैं? मानते हैं। एक और त्रिभुज मानना पड़ेगा आपको, वो क्या मान लेंगे? T3। तो पहले क्या लिखोगे? T1 समरूप T2, समीकरण नंबर 1 हो गया। T1 T2 का समरूप है, माना। क्या मानोगे बेटा? T2 है वो T3 एक कोई नया ट्रायंगल है उसके समरूप है, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब बताइए ये इसके समरूप है बेटा और ये इसके समरूप है, तो इसका मतलब पहला तीसरे के समरूप हो गया। तो बच्चों इससे सिद्ध हो गया कि तीनों त्रिभुज कैसे हैं? आपस में समरूप है और स्वतुल्य भी है, सममिति भी है और संक्रमक भी है। अतः दिया गया संबंध कैसा है बेटा? तुल्यता संबंध। नहीं आया समझ? खुशी? ठीक। अब बच्चों इसमें लास्ट में कुछ लिखा है, इसमें लिखा है 3 4 5। अब ध्यान दीजिए समकोण त्रिभुज, इसका जो लास्ट पार्ट है 12वें का उस पर जरा फोकस कीजिए। उसमें लिखा है 3 4 5। तो आपको पता होगा ये किस त्रिभुज की भुजाएं होती है? समकोण त्रिभुज की। बच्चों अब तीन त्रिभुजों की माप आगे दी है। तुल्यता संबंध के बाद आप बोर्ड पर देखिए ये पहला त्रिभुज है, 5 क्या होगा? कर्ण। 3 और 4 इसको मान लिए। ये कौन सा त्रिभुज है? पहला। ठीक है, आगे एक और त्रिभुज दिया है बेटा, क्या माप है उसकी बताइए? 5 12 13। बच्चों एक दूसरा त्रिभुज है 13 क्या होगी बताइए? वेरी गुड। 5 12 तो हम कुछ भी मान लेंगे। ये कौन सा त्रिभुज है बच्चों? T2। तीसरा त्रिभुज की माप क्या दी गई? बच्चों ये तीनों त्रिभुज कैसे हैं? समकोण त्रिभुज।
अब हमें ये बताना है, उसमें देखो लास्ट में क्या लिखा है, ये इतना समझ में आया डायग्राम। लास्ट में उसमें ये लिखा हुआ है, ये बताना है कि कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। अच्छा एक बात बताइए, सवाल में जब शुरुआत की थी तो दो त्रिभुजों में क्या संबंध था? समरूपता का। तो हमें ये बताना है इसमें कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है। तो आप लोगों को कुछ 9th का याद होगा, जब दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है ना बेटा? याद रखिएगा कि दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। अब आप जरा ध्यान दीजिए, पहला त्रिभुज देखिए बच्चों, इसका कर्ण क्या है 5 और इसका कर्ण क्या है 13। तो 5/13 मान लो करेंगे और 3/5, क्या ये बराबर होगा? तो पहला दूसरा क्या समरूप है? नहीं। चलिए पहले तीसरे की बात करते हैं। 5/10 बोलो बच्चों, 5/10 बराबर 3/6 बराबर 4/। देखिए बच्चों 1/2 आ गया, यहाँ पर भी 1/2 आ गया बेटा, यहाँ पर भी 1/2 आ गया। तो आपको क्या लग रहा है कि पहला त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज कैसा है? समरूप है। तो समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरह से आप नोट कर लीजिए इसको।